जाति था और वाइफ वायुमालिक जो इतनी टॉपिक होंगे जो हम 18 मई तक जो कवर करेंगे वो जीटी का सिलेबस होगा। जीटी 19 मई को है और 18 मई तक जितने टॉपिक बायोमार्किंग की कवर होंगे वो सब आपके सिलेबस पर होंगे, सब वो सिलेबस पर। चलो मैंने लास्ट टाइम एक पॉलिटिक राइट्स के हवाले से पॉइंट को डिस्कस किया था। थोड़ा सा सबसे पहले चीजों को रिकॉल करते हैं, रिव्यू देते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे यूनो वेरी वेल की पॉलिटिक राइट्स की 4 कैटेगरीज हमें पढ़नी है। नंबर 1 शेड्यूल, नंबर 2 स्टार, नंबर 3 इज गिलाइड। इन तीनों की शेप के अंदर क्या फर्क है? सबसे पहले आप इन शेप को थोड़ा सा कंपेरेटिव, जैसे कल मैंने आपको बताया था, कंपेरेटिव जो एनालिसिस वो जरूरी होती है। सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल इनके अंदर जो मोनोमर होगा वो सब ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज तो ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जिसकी हमने टेबल यूज में पढ़ी थी, और ये सब पैरेलल ऐसे फाइबर्स होते हैं ग्लूकोज के, कोई इनके अंदर चेन नहीं होती। पैरेलल का मतलब होता है कोई ब्रांच भी नहीं होगी, कोई चेन इनके अंदर नहीं होगी। पर स्टार्च जो है दो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, एक जैसे अनब्रांच होता है, अनब्रांच होने पर इसकी शेप होती है कॉइल जैसी बन जाती है, फिर ये ट्यूबुलर शेप जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। वो जस्ट अमाइलोज इज अ स्ट्रेट है और इसके अंदर भी मोनोमर यू नो वेरी वेल अगेन ग्लूकोज फॉर्मेशन है। पर स्टार्च जैसे ब्रांच भी है, अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच है, तो इसके अंदर भी मोनोमर जो है वो अगेन ग्लूकोज है। मोनोमर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, पर उनके अंदर जैसे आप देख रहे हैं जो ब्रांचेस जो है, इनमें जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस भी बनती है, तो ये अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च जो है दोनों इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से अमाइलोज फॉर्मेट में और अमाइलोपेक्टिन की सूरत में स्टार्च होता है। तीसरा जो पॉलीसेकेराइड है वो ग्लाइकोजेन है। ग्लाइकोजेन के आप देखिए जैसे हमारे इसी की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि लाइक द स्टार्च स्टार की कौन सी पार्ट ऐसी जैसे ये देखें अमाइलोपेक्टिन जैसी ही अरेंजमेंट है, पर इसमें ज्यादा ब्रांचेस हैं, कंडेंस हैं और ग्रेन्युलर इनकी शेप होती है। तो इसी वजह से इसकी भी बुक के अंदर आप देखेंगे कि इट इज लाइक द स्टार। लाइक द स्टार का मतलब है कि अमाइलोपेक्टिन की जैसे जो अरेंजमेंट है वो जैसी है, स्ट्रक्चर की क्वाइट आप देखिए। तो ये हो गया ग्लाइकोजेन की स्ट्रक्चर। एक और जो है चौथा पॉलीसेकेराइड है जिसका नेम काइटिन है। पुराना एसटीपी बुक उसके अंदर नहीं था और ये नया एसटीपी बुक है, और इसकी जो शेप होगी वो सेल्यूलोज के साथ स्ट्रक्चर करेंगे। सेल्यूलोज प्लांट का जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है सेल वॉल बनाने में इसका रोल या किरदार होता है। तो काइटिन जो है, काइटिन एग्लिकोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, एग्लिकोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का रोल या किरदार है। एग्लिकोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड का जो एग्लिकोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड, जिसमें ये फैट वगैरह आ जाती है, मोस्टली आर्थ्रोपोड का एग्लिकोस्केलेटन या फंजाई की जो सेल वॉल है, फंजाई सेल वॉल जो फंजाई की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की नहीं है, वो काइटिन की बनी हुई है, वो काइटिन की बनी हुई है। तो इस काइटिन की अरेंजमेंट है वो भी इस सेल्यूलोज जैसी होगी, पर फर्क दो जगहों पे कौन सी चेन के अंदर जो मोनोमर्स है इधर जस्ट ग्लूकोज है, काइटिन का मोनोमर होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन मोडिफाइड जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसका मोडिफाइड जो है मॉलिक्यूल होगा, शुगर मॉलिक्यूल होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, मोडिफाइड होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। बाकी अरेंजमेंट जो होगी वो बिल्कुल इसके सेल्यूलोज के पैटर्न जैसी होगी। तो चौथे पॉलीसेकेराइड को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले जो पॉलीसेकेराइड की कंपैरेटिव जैसे चार्ट उसके जरिए आप थोड़ा सा ये आइडिया जो आपके जहन में आप रखें
कि जब भी ऐसा क्वेश्चन वगैरह हो, कंपेरेटिव जो है चीजों को जैसे एनालाइज करने की जरूरत हो, तो आपके पास इमेज रहने में हो कि नहीं फर्क कहाँ पे है। सेल्यूलोज जो स्टार्च है तो अमाइलोज कैसा होगा और अमाइलोपेक्टिन कैसा होगा, और इसी तरह से अगर जस्ट ग्लाइकोजन है तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी। मोर ओवर कलर के हवाले से भी आपको याद होगा, आयोडीन टेस्ट के हवाले से स्टार्च कौन सा कलर था, ब्लू, ग्लाइकोजन रेड, और सेल्यूलोज के हवाले से नो कलर है। तो ये आयोडीन टेस्ट के हवाले से जो है, आयोडीन की टेस्ट के हवाले से कलर की भी कंपेरिजन रहने में होनी चाहिए। स्ट्रक्चर की भी, स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चरल पॉइंट है ये भी आपको रहने में होगी। तो ऐसे मैंने कल भी कहा था, आपको इंटेलिजेंस में याद करने की थोड़ी सी कंपेरिजन करना जरूरी होती है कि एक कंपोनेंट दूसरी कंपोनेंट से किस तरह से डिफरेंट है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, होपफुली आपने सीख लिया होगा। अब हम थोड़ा सा कल जो सेल्यूलोज पढ़ रहे थे उससे हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्च पार्टिंग हमने कॉइल वगैरह से पढ़ लिए थे, सेल्यूलोज की तरफ आते हैं कि सेल्यूलोज का लाइफ क्या उसकी अरेंजमेंट सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन का मतलब है अन्य ब्रांच। इस लफ्ज स्ट्रेट चेन का मतलब है कोई उसके अंदर ब्रांच नहीं होगी। जैसे आपको पता है अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो ब्रांच निकलने की ब्रांच निकलने की ऐसी कोई ब्रांच नहीं होगी, तो उससे कहते हैं स्ट्रेट चेन और अन्य ब्रांच becomes spirally coiled and continues to form fluid, continues to form fluid। जैसे बुक के अंदर जो है ना पूरी तफसील नहीं दी गई है कि ये किस तरह से सेल वॉल बनती है, सेल वॉल सेल्यूलोज में क्या रोल होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जैसे ये जो सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल है जो अभी हमने नोट किया था, उसके अंदर ऐसे पैरेलल जो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अरेंज होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। ये सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल है, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है, सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल है जिसकी मोनोमर्स जो है ग्लूकोज है, मोनोमर्स ग्लूकोज है इसके अंदर, मोनोमर्स, और पैरेलली सब ये फाइबर से मौजूद है और इनकी कोई ब्रांच वगैरह नहीं। तकरीबन ऐसे 80 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। एक जो माइक्रोफाइब्रिल होगा, माइक्रोफाइब्रिल, 80 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल दे ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म माइक्रोफाइब्रिल। पुराना एमसीक्यू बुक अगर किसी स्टूडेंट के पास मौजूद हो तो उसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर ये वेरी क्लियर एक पॉइंट मौजूद है कि 80 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल दे ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म माइक्रोफाइब्रिल। इसी तरह से माइक्रोफाइब्रिल से आगे मैक्रोफाइब्रिल बनेंगे, मेनी माइक्रोफाइब्रिल ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म मैक्रोफाइब्रिल। मैक्रो लफ्ज का मतलब भी डाल गया। आप रिकॉल करेंगे, आप इंटर क्लास में पढ़ के मिलते हैं तो आपको पता है जो हम मसल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आगे जो और भी फाइबर है, आप फाइनली जैसे आपको पता है मायोफाइब्रिल और देन सार्कोमियल वगैरह, तो बिल्कुल इसी तरह से एक ही सेल्यूलोज मॉलिक्यूल मिलके माइक्रोफाइब्रिल, मेनी माइक्रोफाइब्रिल मिलके मैक्रोफाइब्रिल, मेनी मैक्रोफाइब्रिल आपस में मिलके देन सेल्यूलोज फाइबर बनाते हैं, सेल्यूलोज फाइबर। अब देखिए लफ्जों में फर्क देखें, फाइब्रिल और फाइबर में फर्क है, फाइब्रिल और फाइबर में फर्क है। ये जस्ट सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल एक ही सेल्यूलोज मॉलिक्यूल दे ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म माइक्रोफाइब्रिल, मेनी माइक्रोफाइब्रिल दे ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म मैक्रोफाइब्रिल, मैक्रोफाइब्रिल जो है मेनी मैक्रोफाइब्रिल दे ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म सेल्यूलोज फाइबर। और सेल्यूलोज फाइबर ही होगा जो आगे प्लांट की सेल वॉल को रिजिडिटी, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वो सेल्यूलोज की फाइबर्स होते हैं जो सेल वॉल बनाते हैं, प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। तो अरेंजमेंट अभी क्या हुई, अरेंजमेंट हुई एक ही सेल्यूलोज मॉलिक्यूल दे ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म वन माइक्रोफाइब्रिल, मेनी माइक्रोफाइब्रिल दे ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म मैक्रोफाइब्रिल, मेनी मैक्रोफाइब्रिल दे ज्वाइन टुगेदर cellulose fiber, and cellulose fiber they provide structure, support, rigidity to the cell wall of the plant। तो ये अरेंजमेंट होती है। इसकी इलस्ट्रेशन की हम देखें बुक के अंदर भी थोड़ी बहुत मौजूद है, आगे जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। पर इस पॉइंट पे जो है थोड़ी सी चीजें मिसिंग है, तो थोड़ी सी चीजें एकदम हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जाते हैं और उसमें इन चीजों को सीखते हैं
जहन में होना चाहिए क्या कि सेल्यूलोज मॉलिक्यूल अलग चीज है, माइक्रोफाइबर अलग है, मिक्रोफाइबर अलग है, सेल्यूलोज का फाइबर अलग है और सेल वाले अलग चीज, सब अलग अलग चीज है। सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, माइक्रोफाइबर, मिक्रोफाइबर, सेल्यूलोज फाइबर, दैट फॉर्म्स द सेल वॉल। ठीक है, अरेंजमेंट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जिसकी हम पूरी तफसील के लिए जब सीखेंगे। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल जिसका मोनोमर ग्लूकोज है, जिसका मोनोमर ग्लूकोज है, सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल है जिसका मोनोमर ग्लूकोज है। ऐसे तकरीबन 80 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, ऐसे 80 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल दे ज्वाइन टुगेदर, और उसके अंदर एक छोटा सा ऐसा ट्यूब लाइक, जैसे आपने फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जैसे माइक्रोफाइबर, जगह शायद नाम ही पर इसका नेम ही ये माइक्रोफाइबर है। इसी तरह से ये काफी सारे माइक्रोफाइबर मसल के हवाले से जो अपने पॉइंट पढ़ी थी, तो वो इसी तरह से मिक्रोफाइबर बनते हैं। माइक्रो फाइबर आगे जो है मिक्रोफाइबर बनेंगे, मिक्रोफाइबर और आगे आप जैसे देखिए जस्ट एक सेल्यूलोज का फाइबर है, इस एक सेल्यूलोज के फाइबर के अंदर मेनली मिक्रोफाइबर है। तो यानी ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है। उसके बाद ये माइक्रोफाइबर है, माइक्रोफाइबर के बाद मिक्रोफाइबर है, मिक्रोफाइबर के बाद है सेल्यूलोज का फाइबर, और यही सेल्यूलोज का फाइबर जो होगा प्लांट की सेल वॉल बनाएगा। प्लांट सेल वॉल जिसको सपोर्ट, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करती है प्लांट को सेल वॉल, उसके अंदर सेल्यूलोज फाइबर होते हैं। सेल्यूलोज फाइबर के अंदर मिक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, मिक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, और एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर तकरीबन 80 सेल्यूलोज की मॉलिक्यूल होते हैं, 80 सेल्यूलोज की मॉलिक्यूल। तो पॉइंट क्या है कि सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल फॉर्मेशन, सबसे पहले सेल्यूलोज मॉलिक्यूल which are long chains of glucose, आप देख रहे हैं कि सेल्यूलोज मॉलिक्यूल जो long chains of glucose मॉलिक्यूल है, align and become intertwined with each other, जो तरतीब इनकी है तो पैरेलल पर ये आगे जाके इंटरट्वाइन होगी, क्या बनाएंगे, माइक्रोफाइबर बनाएंगे, आगे जो बनेगा माइक्रोफाइबर। तो अलाइनमेंट एंड इंटरट्वाइनमेंट कारणें स्ट्रेट लाइंस टू ट्विस्ट इनटू हेलिकल फॉर्म, हेलिकल शेप में आएगी और उससे बनेंगे माइक्रोफाइबर। तो पहली पॉइंट या लेवल क्या है, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल मिल के माइक्रोफाइबर बनाएंगे, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है ये मिल के माइक्रोफाइबर बनेंगे। उसके बाद माइक्रोफाइबर फर्दर एग्रीगेट टू फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर। लार्जर स्ट्रक्चर क्या होगी, माइक्रोफाइबर से माइक्रोफाइबर बने, लार्जर स्ट्रक्चर सच है फाइबर से ट्यूब। तो आप देखें ना, हमने बुक के अंदर लिखा हुआ ट्यूब्स बनते हैं, क्या ट्यूब्स है, कोई ट्यूब का वैसे नहीं है, तो यही जो है आगे जाके ट्यूब्स बनेंगे एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। माइक्रोफाइबर से मिक्रोफाइबर, मिक्रोफाइबर से देन सेल्यूलोज के फाइबर, और सेल्यूलोज के फाइबर जो बनेंगे तो फिर ग्रैन्युलर सेल वॉल बनेगी। सीरीज सीक्वेंस जरा रेंज में होनी चाहिए, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, माइक्रोफाइबर, मिक्रोफाइबर, देन सेल्यूलोज फाइबर, देन जो होगी सेल्यूलोज की फाइबर हो गया। दोबारा से हम अपने इसी पेज पे आते हैं, इसमें ट्यूब्स का जिक्र, फॉर एग्जाम्पल the straight tail becomes spirally coiled and contains to form tubes. These are like सब खत्म, but ये सब खत्म है, contains to form tubes, contains to form tubes. Tubes of cellulose form cell wall of the plant. यहाँ सामने से कुछ ही खत्म थी। Cellulose molecule, microfibril, macrofibril, macrofibril के बाद cellulose fiber, cellulose fiber ठीक सेल वॉल बनाएंगे, आगे प्लस सेल वॉल, आगे सेल वॉल बनाएंगे और प्लांट से। बाकी कलर के हवाले से आपको पता है, सेल्यूलोज के हवाले से पढ़ा है कि ब्लू कलर को आयोडीन, स्टार्च ब्लू, ब्लैक रेड एंड सेल्यूलोज ब्लू कलर को आयोडीन। अगेन ये कंपेयर लेना, होपफुली आपने इसको सीखा होगा कि सेल्यूलोज की किस तरह से अरेंजमेंट होती है इन द प्लांट सेल। सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, microfiber, macrofiber, cellulose fiber and ultimately cell wall, ultimately जो है cell wall बनेगी। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट जो पॉलीसेकेराइड पे आते हैं, नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड जैसे साइक्लिन, साइक्लिन और थोड़ा सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं।
बिकॉज जैसे आपको बताया मैंने इसी की बुक के अंदर भी है, काइटिन और सेल्यूलोज की जो कंपेरिजन दी गई है, काइटिन और सेल्यूलोज की कंपेरिजन दी गई है। जैसे काइटिन जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है, इसी तरह सेल्यूलोज और काइटिन दोनों स्ट्रक्चरल मटेरियल है, और अल्टीमेटली उनकी तकरीबन जैसे सेम ही है, पर एक ही थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है, जैसे कि इधर देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सेल्यूलोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है, मोनोमर है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अंदर आपको पता है कि सिक्स मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, आपको याद है कि ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर, रिंग जो 5 मेंबर्ड रिंग की होती है, 6 मेंबर्ड रिंग की होती है। फॉस्फेट 5 मेंबर्ड है, ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इसका भी बेसिक यूनिट है ये मॉडिफाइड ग्लूकोज है, ये एक तो मॉडिफाइड ग्लूकोज है। काइटिन का जो बेसिक यूनिट है ये ग्लूकोज पर मॉडिफाइड ग्लूकोज है। मॉडिफाइड ग्लूकोज का नेम क्या है, NAC, N-एसिटाइल ग्लूकोज सेमाइन। कहाँ पे मॉडिफिकेशन है, जैसे आपको पता है ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी 5 OH ग्रुप है, और इसी तरह से कार्बोनिल है। तो बाकी सब स्ट्रक्चर आपको सेम नजर आ रहे हैं। ये कार्बन नंबर 2 की जो लोकेशन है इसमें जहाँ फर्क है, इधर कार्बन नंबर 2 की जैसे OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप है, पर इधर जरा थोड़ा सा एक डिफरेंस आ गया। कहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम नजर आ रहा है। जैसे OH की जगह पे NH यानी नाइट्रोजन, OH की जगह पे नाइट्रोजन N आ गया, बिकॉज काइटिन कोई प्रोटीन नहीं है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, N का मतलब ये नाइट्रोजन है, काइटिन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, N का मतलब ये नाइट्रोजन है, बजाय OH की जगह पे ये इधर NH हो गया। उसके बाद देखिए एसिटाइल, N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। अब जैसे यू नो वेरी वेल C डबल बॉन्ड O क्या होता है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, इसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप होता है CH3, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप होता है CH3, दैट इज द मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। ये डिफरेंस या फर्क है, एक नॉर्मल जैसे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दूसरा ये जो मॉडिफाइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसके बेस पॉइंट पे फर्क है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं N एसिटाइल ग्लूकोज सेमाइन, ये मॉडिफाइड शुगर है, वो जस्ट शुगर मॉलिक्यूल, ये मॉडिफाइड शुगर मॉलिक्यूल है। OH की जगह पे NH आया, कार्बोनिल ग्रुप की डबल बॉन्ड हो, और आगे जो मिथाइल ग्रुप इसके साथ आ गया, इसको फार्मूला भी चेंज, और इसका जो ओवरऑल जो ग्लूकोज का जो मॉडिफाइड फॉर्म होगा उसको कहेंगे N एसिटाइल ग्लूकोज सेमाइन। तो जितने भी काइटिन के अंदर ऐसे यूनिट्स होंगे, मोनोमर होंगे, वो सब नैग के होंगे। सेल्यूलोज के अंदर, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल के अंदर जो मोनोमर थे वो सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के थे, और इधर सब नैग है। बॉन्ड बनेगा एक नैग और दूसरे नैग के दरमियान बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा। उसकी कॉम्बिनेशन की नतीजे में दो नैग मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो आगे जो काइटिन बन रहा है, काइटिन का फार्मूला बुक में जो दिया गया है ऑप्शन में आप N देखेंगे। N का मतलब है कि कितने नैग मॉलिक्यूल, कितने नैग मोनोमर है, कितने मोनोमर्स हैं, पर फार्मूला जो है उसका दो, जब जैसे नैग बनते हैं तो कंबाइन होते हैं तो काइटिन का बनता है, और डिपेंड करता है कि कितने उसके नंबर आप नैग मॉलिक्यूल, N का मतलब होता है नंबर, किसका नंबर, नए सब मोनोमर या सब इसके जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काइटिन इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन आर नैग मोनोमर व्हिच इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। एज एन अनब्रांच स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज के अंदर भी अनब्रांच स्ट्रक्चर है, कोई ब्रांच वगैरह नहीं, में भी अनब्रांच स्ट्रक्चर, एंड मोनोमर्स आर लिंक टूगेदर बाय जो बॉन्ड बनेगा उसका नेम होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। बॉन्डिंग याद करने जो पहले भी आप याद कर चुके हैं। एसिटाइल ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे क्या है कार्बोनिल ग्रुप और उसके साथ क्या है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप ये ओवरऑल जो है इस जगह पे या पॉइंट पे कार्बन नंबर 2 की जो पॉइंट है ग्लूकोज,
और दूसरे नए जो उसके अंदर ये डिफरेंस किया फर्क आ गया, तो इससे कहेंगे मोडिफाइड ग्लूकोज जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज सेमाइन होगा। बॉन्ड बनेगा उससे हम कहेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, देखिए इसके नतीजे में कार्बन बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड मिलती है। ठीक है, जैसे ये एक नैब है और ये दूसरा नैब है, दूसरा अनदर नैब मानती है, और बीटा 1,4 कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 और ये जो बॉन्डिंग बनी है तो इससे कहीं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आने की। तो इस तरह से जो है क्या बन गया, काइटिन बन गया। अब डिपेंड करता है, जैसे काइटिन के फार्मूला के लास्ट में आप एन देख रहे हैं तो इसका मतलब है हाउ मेनी मोनोमर्स आ जाते हैं, हाउ मेनी नए मोनोमर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन अटैच होते जाएगी, इसके नतीजे में एक काइटिन मॉलिक्यूल बनेगा। क्योंकि सेल्यूलोज और काइटिन का थोड़ा सा जो है कंपेरिजन है। जैसे देखिए इसके अंदर ग्लूकोज इसका जो है मोनोमर है और इसका जो मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर नैब है। तो कहाँ भी फर्क है, जैसे सर आपको पता है कार्बन नंबर 2 का उसके फर्क है, नाइट्रोजन कटेंगे NH C डबल बॉन्ड O CH3 N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन कार्बन नंबर 2 के सबके साथ अटैच है, इधर वो नहीं, इधर जस्ट वो इसका। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्यूलोज एंड काइटिन, उनके मोनोमर में क्या फर्क है। अरेंजमेंट कोई है पैरेलल अरेंजमेंट, इस तरह से कोई उसके अंदर ब्रांच वगैरह नहीं है, स्ट्रक्चरली है, स्ट्रक्चरली सारे जो काइटिन का रोल है, काइटिन का रोल एज वेल एज जैसे फार्मूला देखें जैसे नॉर्मल जैसे ग्लूकोज C6 और सिस्टम। अब जो नए बस है C6 की बजाय आप C8 हो गए, C8 दो C कहाँ से आ गए, हाँ तो ये है H13 H12 होना चाहिए, H13 होगी H13 O5N O6 बजाय इधर OH होता है ना, OH होता है, इधर क्या है NH आ गया, NH आ गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन कम हो गया और N का मतलब ये राइट। यदि मेन डिफरेंस के फर्क जो है इधर जो कार्बन नंबर 2 का जो OH ग्रुप जैसे ग्लूकोज के अंदर होता है उसकी वजह से जो है N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन NAG और इधर ये NAG और ये भी NAG और बॉन्ड जो बनता है आपको पता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कितने नए जो मॉलिक्यूल जिनसे होते हैं अटैच होते हैं। तो काइटिन के फार्मूला में लास्ट में जो N है इसका मतलब नंबर होता है। तो एनीवे अब हम जैसे आते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पे, तो काइटिन प्योर एंड unmodified form of chitin is brought with implied to the resilience and the smile surface। जैसे देखें एक चीज आप रिकॉल करें, फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक पॉइंट है कि वाई आर्थ्रोपोड्स हैव बीन सक्सेसफुल एनिमल्स ऑन द लैंड। इसके अंदर एक पॉइंट है कि दे हैव एक्सोस्केलेटन, इसकी वजह से जो है ये सक्सेसफुल है। एक्सोस्केलेटन जो काइटिन का बना हुआ इतना जो टफ है, रेजिस्टेंट है, जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आते हैं उनका जो किसी भी एनिमल में उतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ काइटिन की वजह से translucent fluid in the resilient very tough होता है and quite tough in arthropod, but it is mostly found in modified form such as। अब देखें एक प्योर और दूसरा modified form। modified form का मतलब होता है काइटिन प्लस प्रोटीन, काइटिन प्लस प्रोटीन, काइटिन होगा प्लस प्रोटीन, ये मैट्रिक्स है। तो एक्सोस्केलेटन आप एंजाइम उनके अंदर भी होता है, जैसे एक्सोस्केलेटन आप जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस काइटिन होगा, जैसे शेल का मोलस्कस है या क्रस्टेशियन है। तो यानी प्योर फॉर्म में नहीं, काइटिन प्लस प्रोटीन, काइटिन प्लस जो है कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे शेल के अंदर, शेल के अंदर प्योर भी देखते आपने
कि काइटिन नहीं प्लस कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इनकी वजह से और भी जैसे इसकी जो स्ट्रेंथ रिजिडिटी है वो काइटिन की हार्ड हो जाती है, जब प्रोटीन पार्ट भी आ जाता है और इनके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है तो मोर हार्ड एंड स्टफर होता है देन द प्योर काइटिन। प्योर काइटिन तो जस्ट वो है नए कंबाइन हो, पर उसके साथ साथ जब प्रोटीन पार्ट आ जाता है उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है तो देन मजीद रिजिड और हार्डनेस की स्तर कर जाती है। तो इस तरह से जो ये काइटिन है जिसका इन प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है शाइनिंग होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब है फ्लेक्सिबल है, रेजिलिएंट का मतलब होता है रेजिस्टेंट होता है, सब होता है प्योर फॉर्म। पर जब इसके साथ साथ जब प्रोटीनियस मैट्रिक्स आ जाता है जैसे इंसेक्ट्स है, कैल्शियम कार्बोनेट इनमें शेल में आ जाता है तो मजीद जैसे वो टफ रेजिस्टेंट हो जाता है, स्टफर हो जाता है। जब एक और फॉर्म उसके साथ केमिकल काइटिन प्लस प्रोटीन या काइटिन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो और मजीद जैसे होगा। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है शाइनिंग, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंट, रेजिलिएंट का मतलब होता है रेजिस्टेंट, वो है प्योर फॉर्म है। पर जब प्रोटीन पार्ट या कैल्शियम कार्बोनेट आएगा तो वो मजीद रिजिड और हार्ड होगा। ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है। फर्दर चलते कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लामिचेन है, लामिचेन पॉलीमर नए शॉर्ट फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन amide derivative of the glucose. The structure of chitin is similar to the cellulose. Similar to the cellulose क्या है? जैसे सेल्यूलोज की आपने पढ़ी स्ट्रक्चर, एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या बनाते हैं? माइक्रोफाइब्रिल से क्या मैक्रोफाइब्रिल से आगे क्या सेल्यूलोज का फाइबर और देयर योर सेल वॉल। इसी अरेंजमेंट की हवाले से फॉर्मिंग द क्रिस्टल एज ए नैनोफाइब्रिल, फॉर्मिंग क्रिस्टल इन नैनोफाइब्रिल, फाइबर की सूरत में अरेंज होता है। जैसे सेल्यूलोज की जो माइक्रोफाइब्रिल मैक्रोफाइब्रिल और देयर जो है आगे जो सेल्यूलोज के फाइबर थे तो इसमें नैनोफाइब्रिल बनते हैं। फंक्शनली इट इज कंपेरेबल टू द केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जैसे हेयर्स है, नेल्स है, या जो अदर एनिमल्स हैं उनके अंदर जैसे हूव्स है, ये जो हॉर्न्स होते हैं या टीथ जो होते हैं उनके अंदर केराटिन प्रोटीन मौजूद होता है। तो केराटिन प्रोटीन का काम जैसे आप ऐसे समझिए कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो कंपेरेबल उसको कहां से स्ट्रक्चर की आवाज है, फंक्शनली इट इज कंपेरेबल टू जैसे इंसेक्ट्स है या आर्थ्रोपोड्स है उनकी एक्सटर्नल कवरिंग जो है एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन की है तो उससे कंपेयर किया जाए। कंपेयर जो इसको इस केराटिन को कुछ फंक्शन के हवाले से कंपेयर किया गया है कि एक्सोस्केलेटन में इनका रोल या किरदार होगा। मोडिफाइड पॉलीसेकेराइड एक जगहों पे ऐसे लिखा होता है कि काइटिन इज प्रोटीन, काइटिन प्रोटीन नहीं है। अगर प्रोटीन होता है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, मोनोमर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड और उसके दरमियान बॉन्ड होता है तो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड होता है। तो ना तो इनके अंदर मोनोमर ना तो कोई मोनोमर है, इनका कोई अमाइनो एसिड है और इनके दरमियान कोई पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड भी नहीं है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो हम कहेंगे काइटिन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, काइटिन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, कुछ प्रोटीन नहीं है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड containing nitrogen which allows increase hydrogen bonding between adjacent polymers, giving it more strength. adjacent polymers साथ में और भी होंगे, उनके साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और देयर जो काइटिन मजीद सब रेजिलिएंट हार्ड हो जाता है। जैसे प्रोटीन के साथ मिलके आपको बताया तो इसके लिए इतना मजीद सब पूरा हार्ड होता है काइटिन जब लेकर दूसरे के साथ। पर खुद से क्या है, खुद से काइटिन जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। नए के जो मोनोमर है, नए मोनोमर है। उसके बाद नेक्स्ट एडिशन के माध्यम उस हेडिंग में जाने से पहले केमिस्ट्री के जो दो टर्म्स हैं
वो हम थोड़े से सीखते हैं। एक लगता है कायरल और दूसरा लगता है अकायरल, एक लगता है कायरल और दूसरा लगता है अकायरल। पढ़े हुए नहीं आगे नहीं केमिस्ट्री वगैरह में सीखते पढ़े क्लास। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लास्क सेल को अगर मिरर के सामने आप दिखाएंगे, जो भी साइड दिखाएंगे, मिरर इमेज भी उसका सेम होगा, मिरर इमेज भी उसका सेम होगा। ऐसी ऑब्जेक्ट को जनरली कहते हैं अकायरल ऑब्जेक्ट। अकायरल कैन बी सुपर इम्पोज्ड, हम कहेंगे कि जैसे एक जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास और दूसरी क्लास साथ रखेंगे तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं होता। पर जैसे अगर हम अपने हैंड्स का जो एग्जाम्पल लेते हैं, ये कायरल है, वी आर नॉट सुपर इम्पोज, एक दूसरे के ऊपर जो है सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते। जैसे ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, तो अगर जैसे इसके अंदर 5 फिंगर्स हैं और थंब में पर जैसे 5 फिंगर्स हैं, और जैसे हम उसमें नोट करते हैं थंब की पोजीशन, तो इधर जैसे 2 हाथ रखेंगे तो बिल्कुल सेम फिंगर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में इधर देखा गया है ये थंब है, तो इधर इधर ये 4 तो पीछे निकल है, तो इसमें 5 फिंगर्स एक जैसे ही है, पर कैनॉट बी सुपर इम्पोज, कैनॉट बी सुपर इम्पोज। या मिरर के सामने अगर आप अपना हाथ ऐसे रखेंगे तो हमें तो जैसे हम इस साइड में नजर आ रहा है, मिरर के अंदर आप देखेंगे इस साइड में नजर आएगा, तो हम कहेंगे कैनॉट बी सुपर इम्पोज। कैनॉट बी सुपर इम्पोज, तो इसका मतलब होगा ये कायरल ऑब्जेक्ट है। पर जैसे ग्लास का हमने एग्जाम्पल लिया और इसको अगर मिरर के सामने रखेंगे तो बिल्कुल सेम इमेज होगा, उसका कोई आइडेंटिकल इमेज होगा, तो हम कहेंगे कि कैन बी सुपर इम्पोज। ऐसी ऑब्जेक्ट जो सुपर इम्पोज हो सकती, पर ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे दे कैनॉट बी सुपर इम्पोज, कैनॉट बी सुपर इम्पोज। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इनको हम कहेंगे कायरल ऑब्जेक्ट, और ये जो है अकायरल ऑब्जेक्ट है। आप एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ शूज है। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, देखें पेयर होता है, जैसे अगर हील है या उसका सोल है या उसके अंदर लेसेस है, उसके अंदर कितने सुराख है, बाजार है, तो आपको बिल्कुल लेडी जैसे नजर आएंगे, कोई इसमें फर्क नजर नहीं आएगा। पर जैसे आपका राइट फुट, उसको अगर आप लेफ्ट शू के अंदर डालने की कोशिश करेंगे नहीं जाएंगे, और इसी तरह से लेफ्ट शू उसके अंदर राइट फुट नहीं जा सकता है, और लेफ्ट जो फुट होता है वो राइट शू के अंदर नहीं जा सकता। ये एक थीम या आइडिया है, आगे इसका यूज या इस्तेमाल क्या होगा उससे मांगे, ठीक है ना। तो राइट और लेफ्ट साइड को आप ध्यान में रखें कि जैसे राइट शू के अंदर लेफ्ट फुट नहीं आता है, और लेफ्ट शू के अंदर राइट फुट नहीं आता है, तो उसका एक थीम है, उसका थीम हम सीखेंगे इसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हवाले से। इननशियोमर से मिलाते हैं, इननशियोमर्स आर अ टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन व्हिच मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है कि एक जैसे आइडेंटिकल नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, हैंड का एग्जाम्पल लिया था, मिरर के सामने रखेंगे, जो थंब की पोजीशन है वो आपको चेंज नजर आएगी। दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज बट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ वन एंड गिव द सेम मॉलिक्यूल। तो अपीयरेंस ऐसी होगी कि सेम मॉलिक्यूल की नहीं होगी। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल ये मिरर का एग्जाम्पल दिया गया, इधर है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं, और ये कार्बोनिल ग्रुप भी, ये सब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। पर मिरर के सामने क्या होगा, जिस तरह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इधर आपको लेफ्ट साइड नजर आता है, मिरर के सामने आपको राइट, इधर जैसे OH ग्रुप है आपको इधर राइट साइड लेफ्ट साइड मिरर। तो जो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये OH ग्रुप इसी पे डिपेंड करता है, इन OH ग्रुप पे, अगर ये राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो 2 लफ्ज हम ध्यान में रखें, एक लफ्ज है लेवो और दूसरा है डेक्स्ट्रो। लेवो और डेक्स्ट्रो ग्रीक वर्ड है, लेवो का मतलब होता है लेफ्ट और डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट।
कौन सा पार्ट OH ग्रुप, बॉटम वाला देखिए तो OH ग्रुप है, तो वो अगर राइट साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा तो उसे क्या देंगे, डेक्सट्रोज शुगर देंगे। लेफ्ट साइड पे होगा तो लेवो L एंड D, L एंड D, D पर डेक्सट्रोज, L पर लेवो, लेवो का मतलब लेफ्ट, ग्रीक वर्ड है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या होगी, वो हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। इधर आर और जैसे ये एक डेफिनेशन भी है, जनरल थोड़ी सी डेफिनेशन भी है, थोड़ा सा भले आप इसको देखें। कि OH ग्रुप ऑन द बॉटम ऑफ द काइरल सेंटर पॉइंट्स टू द राइट, OH ग्रुप बॉटम ऑफ द काइरल सेंटर राइट साइड पे है, तो ऐसे शुगर को कहेंगे राइट साइड पे OH ग्रुप को हम उससे कहेंगे B, और लेफ्ट साइड पे होगा तो उससे कहेंगे L फार्मर लेवल। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे अमाइनो एसिड में भी होते हैं, नामकरण से ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड में भी होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस ये होती है, सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस सर, जो मोस्ट शुगर्स इन आवर बॉडी आर द राइट हैंडेड, राइट हैंडेड है तो उसको मतलब डी, टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड शुगर है, द टेस्ट ऑफ द राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर आर सेम, प्रोटीन्स आर आल्सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, जैसे अभी हमने नोट किया अमाइनो एसिड की केस से एलिमिनेट हो गया। Enzymes which are present in our body are right-handed, therefore the right-handed enzyme metabolism is right-handed sugar। वही बात, शूज का एक पेयर है और फुट उनका भी पेयर है, तो हर एक पेयर रहेगा राइट शू राइट फुट, लेफ्ट शू लेफ्ट फुट। तो इसी तरह से राइट-हैंडेड शुगर और राइट-हैंडेड एंजाइम they are unable to digest or metabolize the left-handed sugar। तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर राइट-हैंडेड शुगर, राइट-हैंडेड एंजाइम, लेफ्ट हैंडेड जो एंजाइम अगर हो या लेफ्ट हैंडेड शुगर हो, उसको जैसे ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की कॉम्प्लीमेंटरी शेप होती है। इसी वजह से तो मेन जो हमारे उसकी बुक के अंदर पॉइंट है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं, सेम उसकी स्वीट होती है, पर ये इनको लेफ्ट हैंडेड बनाया गया है, लेफ्ट हैंडेड बनाया गया तो सेम मास और स्वीटनेस होगी, पर उसके अंदर 0 कैलोरीज होती है, तो 0 लिखा होता है। क्यों? बिकॉज ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, के नॉट बी डाइजेस्टेड, क्योंकि ह्यूमन एंजाइम अवर एंजाइम जो सब राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, लेफ्ट हैंड में नहीं डाइजेस्ट होंगे। तो इस वजह से कोई कैलोरी का एडिक्शन नहीं होगा, कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, इस वजह से कैलोरी भी नहीं होगी। इस तरह से इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, हालांकि टॉपिक डिस्टेंस का है, तो यू नो वेरी वेल कि एंजाइम के एक पर्टिकुलर साइड या प्लेस होती है जिसका नेम होता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट किसके साथ बाइंड होती है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ। अगर जैसे एंजाइम या सबस्ट्रेट इसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये इसके अंदर फिट या बाइंड नहीं होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। द लेफ्ट हैंडेड वोंट फिट इनटू द कैटलिस्ट साइट, consequently there will be no breakdown of this sugar, no breakdown to no metabolism, no calories। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट हैंडेड शुगर का ये थोड़ा सा थीम था, तो होपफुली आप इसको सीख लिया होगा, आसान है, इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई ग्रुप राइट या लेफ्ट साइड, ह्यूमन बॉडी राइट हैंडेड शुगर, राइट हैंडेड एंजाइम, आर्टिफिशियल स्वीटनर, लेफ्ट हैंडेड, cannot be digested, cannot be metabolized, so no problem।